हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका एलिगेंट क्लासेस में। और समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं, हमारी कोशिश है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हमारे सारे स्टूडेंट्स को एक अच्छा स्कोर करवाने की। मैं अनुराधा मित्तल लेके आ रही हूँ आपके लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक्स की नंबर ऑफ सीरीज अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी बुक। एलिगेंट क्लास की कोशिश है कि हम हमारे 12th के स्टूडेंट्स को उनके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर करवाएं, लेकिन साथ में उनको उनके फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करें। और फ्यूचर अच्छा चाहिए तो आपको पता है आपको क्या करना है। अपना मनपसंद जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको आप फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं, जिसको देखकर आप अपने आप को, जिसको पढ़कर आप चाहते हैं कि मैं वहां पहुंचूं, उसके लिए आपको क्रैक करना पड़ेगा एग्जाम CUET 2024। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि CUET 2024 के जो फॉर्म्स हैं वो फेब में भरे जाएंगे और जो एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की डिक्लेयर की गई है वो की गई है 15 मई टू 31 मई 2024। आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीना बचता है। तो बच्चों, अगर आपकी इच्छा है कि आप मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें विथ योर फेवरेट कोर्स, तो आपको अपने CUET एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू साथ में करनी ही पड़ेगी। ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे मैडम बोर्ड का एग्जाम है, ये पढ़ें वो पढ़ें, और आप कह रही हैं CUET भी पढ़ें। तो CUET के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने, केवल इतना करना है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ब्रीफ के साथ साथ डीपली स्टडी करनी है और कुछ टॉपिक्स आपको साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करने हैं। देखिए, अगर अच्छा फ्यूचर चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, अपने मनपसंद कोर्स के साथ चाहिए, तो कुछ अलग तो दुनिया से करना पड़ेगा, और वो है एग्जाम आपका CUET। तो उसकी प्रिपरेशन एलिगेंट क्लासेस के द्वारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से शुरू कर दी गई हैं और कुछ सब्जेक्ट्स की हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है कि 12th के स्टूडेंट्स अपने मनपसंद कोर्स के साथ अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो बच्चों, यदि हम बात करें मेरे सब्जेक्ट की, जो मेरी सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है, आपको पता है आपकी 2 बुक है। एक बुक है आपकी इंडियन पॉलिटिक्स की सिंस इंडिपेंडेंस, और दूसरी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसे मैं समय समय पर बताती रहती हूँ, आपको एक बुक भारत दर्शन कराती है और एक बुक विश्व दर्शन कराती है। तो हम पहले विश्व का दर्शन कर रहे हैं, फिर हम भारत का दर्शन करेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने कोल्ड वॉर को पढ़ा, एरिना ऑफ कोल्ड वॉर पढ़ा, नॉन अलाइंड मूवमेंट पढ़ा और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पढ़ा, है ना। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उस वाली बुक में से। मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर। उसके बाद हमने जो अगला टॉपिक तैयार किया वो हमने तैयार किया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसके कारण से कोल्ड वॉर के कारण से नॉन अलाइंड मूवमेंट एक तरह से स्टैब्लिश हुआ था। फिर हमने देखा जो डीकॉलोनाइज कंट्री थी उन्होंने नई इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड की, और नई इकोनॉमिक ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट था। उसके बाद बच्चों हमने सेकेंड यूनिट शुरू की है, जिसकी हेडिंग थी, शायद आपको याद हो, द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और द एंड ऑफ बाइपोलरिटी, कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। देखिए, इसमें मैंने आपको 2 वर्ड समझाए थे हमारा, लेकिन आज की क्लास यदि हम देखें तो आज की क्लास हमारी द एंड ऑफ बाइपोलरिटी पार्ट 2, यानी यूनिट 2 आपकी आज कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 2 कंप्लीट करने से पहले हम पहले यूनिट 1 में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनका मैंने रिवाइज करवाया। यूनिट 2 में जो हमने टॉपिक्स पढ़े और जिस टॉपिक के साथ हमें आगे रिलेट करना है उसको यहां पर हम देखते हैं। देखिए, बाइपोलरिटी वाले पार्ट 1 में हमने प्रीवियस टॉपिक्स जो हमने पढ़े वो आपने पढ़ा था मीनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। द्वितीय विश्व का क्या अर्थ है, द्वितीय विश्व, युद्ध नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, इट इज नॉट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट इज ओनली सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस द होल वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू 3 वर्ल्ड्स। पूरे राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से हम देखें, पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ये कहा जाता है इन द एरा ऑफ कोल्ड वॉर होल वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू द 3 वर्ल्ड्स, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। First world indicated as USA, second world indicated USSR, and third world indicated the decolonized country of Asia, Africa and Latin America, है ना। याद आया बच्चों आपको? तो हमने क्या देखा था, मीनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड मतलब USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। दूसरा हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी का मतलब क्या था, when world have only 2 superpowers, number 1 USA and his rival
यूएसएसआर। यानी जब पूरे विश्व की शक्तियां केवल 2 देशों के द्वारा प्रयोग में की जा रही हैं, केवल 2 देश सुपर पावर हैं, उसको हमने क्या पढ़ा था? बायपोलरिटी। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इसी बायपोलरिटी का एंड पढ़ रहे हैं। याद करिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1991 में यूएसएसआर 15 नेशंस में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यूएसएसआर रिप्लेस कर दिया जाता है उसके सबसे बड़े स्टेट के द्वारा, दैट इज रशिया। तो हम एक कहानी पढ़ रहे हैं हम कि ऐसा क्या हुआ कि जिसको हम एक जमाने में सुपर पावर कह रहे थे, जो अमेरिका के सामने उसको चैलेंज दे रहा था, वो डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया और आज वर्ल्ड मैप पर हमें कहीं भी यूएसएसआर दिखाई नहीं देता है ना? क्यों? क्योंकि यूएसएसआर रिप्लेस्ड बाय द रशिया एंड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट अमंग द 15 इंडिपेंडेंट नेशंस। बायपोलरिटी का मतलब समझ में आया? मींस वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू द 2 सुपर पावर्स। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जो था, जो यूएसएसआर था, उसके बेसिक फीचर्स क्या थे? हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा फीचर्स को? हम बच्चों फीचर्स को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन फीचर्स में से ही इसके डिसइंटीग्रेशन के रीजंस निकल कर आएंगे, है ना? किसी व्यक्ति की कुछ विशेषताएं वो खत्म हो गया तो हमें ये देखना पड़ेगा ना उसके नेचर में उसकी ऐसी क्या फीचर्स थी जो उसको ले डूबी। आ रही बात समझ में? तो यूएसएसआर में ऐसी क्या फीचर्स थी जो उसकी ड्रॉबैक बनी, और हाँ उसमें कुछ ऐसी फीचर्स भी थे जिसने 1991 तक अमेरिका चैलेंज भी किया। तो दोनों चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो हमें फिर और क्या देखना है? फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन में मैंने देखिए आपको बताया था, ये तो आपको शायद आई थिंक रट गया होगा कि यूएसएसआर फॉलोड दी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। यही तो डिफरेंस था ना कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का। यूएसए किसको सपोर्ट करता था? कैपिटलिज्म को। यूएसएसआर किसको सपोर्ट करता था? कम्युनिज्म का। और कोल्ड वॉर ईरा जो चला, जो दोनों में टेंशन चली, वो बेसिकली रीजन क्या था? इन दोनों की आइडियोलॉजी में जो जमीन आसमान का डिस्प्यूट था वो इसका रीजन था। कैपिटलिज्म बात करता है डेमोक्रेसी की, कैपिटलिज्म बात करता है फ्री मार्केट की, कैपिटलिज्म बात करता है इंडिविजुअल है फुल लिबर्टी, लेकिन कम्युनिज्म क्या करता है? नहीं, स्टेट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक प्लांट। हर जगह गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इक्वलिटी स्टैब्लिश करेगी, फ्रीडम नहीं देगी, फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करके क्या करेगी? इक्वलिटी। तो इतना इनके आप कह सकते हैं इनकी विचारधाराओं में इतना जमीन आसमान का अंतर था कि दोनों के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और देखिए विचारधाराएं भी हम कह सकते हैं, लेकिन बेसिक मोटिव क्या था? बोथ वांट्स दैट वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर। दोनों महाशक्तियां चाह रही थी कि हम दूसरे को खत्म करके अपने आप को सुपर पावर स्टैब्लिश कर दें। और ऑब्वियसली आपको पता भी है, अब तो इतना या पता हो गया आपको, यूएसए इसमें सक्सेस हुआ और वर्ल्ड क्या बन जाता है 1991 में? यूनिपोलर। दूसरा फीचर हमने देखा सोवियत यूनियन का, सिंगल पार्टी सिस्टम। इट मींस इन यूएसएसआर, याद आया आपको? मतलब ये नहीं है केवल कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर थी, और भी राइवल पार्टीज थी, लेकिन कभी भी कोई भी राइवल पार्टी इतनी कैपेबल नहीं हुई कि उसने पावर को कैप्चर कर लिया। पावर हमेशा किसके पास रही? कम्युनिस्ट पार्टी के पास रही। सिंगल पार्टी सिस्टम में मैंने आपको बताया था कौन सी पार्टी है यहाँ पर? कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जब से यूएसएसआर बना, जब से वहां पे रिवोल्यूशन हुई, आपने पढ़ा था व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, अभी हम देखेंगे, तब से लेकर आज तक यूएसएसआर में कौन सी पार्टी ने रूल किया? कम्युनिस्ट पार्टी ने। रशिया भी उसमें ट्रांसफर हो गया, तब भी वहां पर किसकी रूलिंग चल रही है? कम्युनिस्ट पार्टी की चल रही है ना? और याद करिए मैंने आपको पार्टी सिस्टम 3 बताए थे, सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम मींस पावर ऑलवेज होल्ड बाय अ सिंगल सेम पार्टी। एग्जांपल चाइना एंड रशिया करंट सिनेरियो में हम देखें तो, और नहीं तो हम यूएसएसआर की बात कर सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। बाई पार्टी सिस्टम मींस वेयर पावर ऑलवेज रोटेट बिटवीन द 2 सेम पार्टीज, अमेरिका एंड ब्रिटेन। अमेरिका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ब्रिटेन लिबरल एंड कंजर्वेटिव। ओके, उसके बाद हमने मल्टी पार्टी सिस्टम देखा अमेरिका में, सॉरी मल्टी पार्टी सिस्टम गलत बोल गई मैं, बाई पार्टी सिस्टम अमेरिका में, मल्टी पार्टी सिस्टम हमने कहां देखा? इंडिया में। मतलब नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फ्रेम द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द कोएलिशन गवर्नमेंट। सिंगल पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी, है ना? सिंगल पार्टी चाइना रशिया, बाई पार्टी ब्रिटेन और अमेरिका, मल्टी पार्टी इंडिया फ्रांस स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। थर्ड आपने देखा planned and controlled economy of the government. It is the basic feature of communism. It means जितनी भी इकोनॉमी है उसकी प्लानिंग और उसका कंट्रोलेशन किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा। और जब गवर्नमेंट इतना कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियसली लैक ऑफ डेमोक्रेसी, एवरी पॉइंट इज रिलेटेड टू द अनदर पॉइंट।
गवर्नमेंट ने अपना इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया कि जो डेमोक्रेसी के फीचर्स हैं, लिबर्टी, वो कहीं ना कहीं क्या हो गए, एब्सेंस हो गए। एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी वहां के पीपल्स को बोलने की और अपने एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करने की फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। और हमने क्या पढ़ा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आज भी हमारा ये टॉपिक चलेगा, क्या रीजन थे डिसइंटीग्रेशन के बाद, कौन से ऐसे लीडर आए जिन्होंने यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट किया, उनकी सोच क्या थी, वर्ल्ड सिनेरियो क्या था, वो सब यहां पर हम समझेंगे। और इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द यूएसएसआर, क्लियर। तो ये हमारे प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स थे। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहले तो कुछ जाने माने चेहरे देखें हम, ठीक है। ये देखें कुछ फेमस लीडर्स यूएसएसआर के, याद आया आपको, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन सुनते ही आपको याद आ जानी चाहिए रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, ठीक है, जो यूएसएसआर में सोवियत रिवॉल्यूशन, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, उस समय लीडर कौन थे, व्लादिमीर लेनिन। उसके बाद आपको दिख रहा है जोसेफ स्टालिन, याद आया। कोल्ड वॉर एरा में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन थे लीडरशिप, जोसेफ स्टालिन। आप देख रहे हैं 1924 टू 1953, इट इज द पीरियड ऑफ रूलिंग, ठीक है। 1924 से 1953 तक यूएसएसआर की पावर किसके पास थी, जोसेफ स्टालिन के पास। 1953 में इनकी डेथ होती है और कौन बनते हैं अगले लीडर, निकिता क्रुश्चेव। बिल्कुल, निकिता क्रुश्चेव सुनते हैं हमें कुछ और याद आए या ना आए, एक चीज तो जरूर याद आती है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस और ग्रेट डिसीजन ऑफ ग्रेट लीडर जॉन कैनेडी। अगर ये क्यूबा से अपने मिसाइल्स को विड्रॉ नहीं करते तो हमें 1961-62 में क्या देखना पड़ जाता, थर्ड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट, लियोनार्ड ब्रेजनेव। लियोनार्ड ब्रेजनेव के बारे में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स क्या था, इंटरवेंशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर ऐसा लग रहा था दितांत में आ गया, रिलैक्सेशन हो गई टेंशन में बिकॉज ऑफ निकिता क्रुश्चेव। लियोनार्ड ब्रेजनेव क्या करते हैं, एक अलग से कोई चिंगारी सुलझा देते हैं और अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करते हैं और वापस से यूएसए और यूएसएसआर के जो तेवर होते हैं उसी एग्रेसिवनेस में आ जाते हैं। एंड द लीडर मिखाइल गोर्बाचोव। आज की जो हमारी क्लास है वो इन्हीं को लेकर है। आप पीरियड देखिए 1985 टू 1991, इट इज द पीरियड ऑफ डाउनफॉल इन द पावर ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर। आ रहा है समझ में। तो इन्हीं लीडर्स के बारे में, इनको तो हम पढ़ चुके पिछली क्लास में, आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो किस लीडर पे एम्फेसिस देगी, किस लीडर की आइडियोलॉजी, किस लीडर के इंसिडेंट, किस लीडर के एफेक्ट्स पर ध्यान देंगे बेटा। आज हम पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचोव को। ओके, तो देखिए मिखाइल गोर्बाचोव, अब इनके बारे में हम बात करते हैं। यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ, यूएसएसआर के द्वारा प्रयास किया गया कोल्ड वॉर को खत्म करने की और बिल्कुल वो सक्सेस भी हो गया 1991 में। इसके पीछे क्रेडिट किसको जाता है, मिखाइल गोर्बाचोव को। लेकिन ध्यान रखिए अकेले ऐसा नहीं है कि एकदम मिखाइल गोर्बाचोव 1985 में आए और 1991 तक इन्होंने ऐसा कर लिया कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, नहीं। हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं, वो कहा जाता है ना कि आखिरी हथौड़ा किसने मारा, तो वो वाला इन्होंने काम किया था, है ना। आप कोई काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर गए और आए और लास्ट में आपने थोड़ा सा फर्निशिंग कर दिया और क्रेडिट मैंने किया है, ऐसा ही कुछ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मिखाइल गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स के कारण या इनके कारण ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, हम कंप्लीट ब्लेम इनको डाल दें, नहीं। इन्होंने रिफॉर्म्स करने की कोशिश करा था, यूएसएसआर में सुधार लाने की कोशिश की थी, लेकिन पहले से कुछ सिचुएशंस ऐसी आ रही थी कि इनको एट लास्ट डिसइंटीग्रेट यूएसएसआर को करना पड़ा। और डिसइंटीग्रेट होते ही यूएसएसआर, जब एक राइवली खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलिए पढ़ते हैं मिखाइल गोर्बाचोव को। देखिए मिखाइल गोर्बाचोव सर्व एज लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। इट इज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। क्यों लास्ट लीडर बोल रहे हैं हम, क्योंकि इनके बाद तो यूएसएसआर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनके बाद तो यूएसएसआर रिप्लेस्ड बाय द रशिया, है ना। यूएसएसआर कब तक बोलेंगे हम, 1991 तक। अभी मैंने जैसे पहले लाइन कहा था, आज आपको वर्ल्ड के मैप पर यूएसएसआर नहीं दिखता क्योंकि यूएसएसआर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इट इज द लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। He was General Secretary of Communist Party of Soviet Union 1985 to 1991। यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, सिंगल पार्टी सिस्टम था यूएसएसआर में, तो उसके लीडर कौन थे, उसके जनरल सेक्रेटरी कौन रहे, मिखाइल गोर्बाचोव रहे फ्रॉम पीरियड 1985 टू 1991। और ये वही पीरियड है जहां कोल्ड वॉर की जो टेंशन थी
वो धीरे धीरे कम हुई और एट लास्ट यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। एंड प्रेसिडेंट द सोवियत यूनियन 1990 टू 1991, ओनली 1.5 ईयर, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए, मिखाइल गोर्बाचोव नोबेल प्राइज इन 1990 इन द एरिया ऑफ पीस, यानी शांति के क्षेत्र में 1990 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज। ऑब्वियसली मिलना चाहिए, कोल्ड वॉर जैसे टेंशन को इन्होंने खत्म कर दिया, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करा, तो इसलिए इनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया, है ना। तो ये हमने किसके बारे में देखा? इंट्रोडक्शन हमने देखा मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, यूएसएसआर के लीडर बने और कोल्ड वॉर को खत्म किया। उसके बाद देखिए, गोर्बाचोव ट्राई टू रिसेस सोवियत पीपल एज वे टू ओवरकम इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको कम करने में, उसमें रिफॉर्म्स लाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? मिखाइल गोर्बाचोव का। मिखाइल गोर्बाचोव जो पॉलिसी लेके आए उनको कहा गया न्यू थिंकिंग। न्यू थिंकिंग मतलब जिस पुरानी थिंकिंग पर, जिन कन्वेंशंस पर यूएसएसआर चल रहा था, उन कन्वेंशंस को दूर किसने किया? मिखाइल गोर्बाचोव ने। मिखाइल गोर्बाचोव ऐसे आइडियाज लेकर आए, ऐसी पॉलिसीज लाए कि उनको ये कहा गया कि बिल्कुल सोच बदल गई। जहां वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, वहीं वो पीपल्स की लिबर्टी की बात करने लगे। जहां इकोनॉमिक स्टेट कंट्रोल थी, वहां इकोनॉमी को फ्री उन्होंने किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए, फॉरेन ट्रेड लाए, ग्लोबल ट्रेड लाए। इसलिए इनके जो थॉट्स आए, इनके जो आइडिया है, उनको किस वर्ड से इंडिकेट किया जाता है? न्यू थिंकिंग। आपके क्वेश्चन आया हुआ एक बार, न्यू थिंकिंग आइडियोलॉजी बिलोंग्स टू विच लीडर ऑफ द यूएसएसआर? इट इज बिलोंग्स टू दी मिखाइल गोर्बाचोव। उसके बाद also contribute to the Cold War end. Most important, who plays an important role to end the Cold War? The name was Mikhail Gorbachev. आप ऊपर देखिए, हेडिंग देखिए क्या है? The Cold War didn't have to end, he made it happen. यानी कोल्ड वॉर ऐसा नहीं था समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये काम किसने किया? मिखाइल गोर्बाचोव ने किया। और आगे देखिए, इन्होंने एक और थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ सफिशिएंसी। सफिशिएंसी मतलब मैंने आपको बताया था, हम समय समय पर मैं बोलती भी हूं कि कोल्ड वॉर एरा में हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लग गई थी। याद आई लाइन कि हमें चाहे खाने के हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे और उनको यूज भी नहीं करेंगे, है ना। कोल्ड वॉर में तो वेपन्स यूज करने ही नहीं थे। तो इन्होंने, मिखाइल गोर्बाचोव ने एक कंसेप्ट दिया सफिशिएंसी का, कि सफिशिएंसी मतलब न्यूक्लियर वेपन्स एज पॉसिबल ही फ्रेम डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओनली एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब अगर आप किसी कंट्री को रोक रहे हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाइए, तो वो क्या कहती थी? नहीं, मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़ेंगे। अब क्या कहते? तो गोर्बाचोव ने एक सफिशिएंसी की थ्योरी दी कि ठीक है आप बनाइए, लेकिन उतने ही बनाइए जितनी आपकी सिक्योरिटी के लिए नेसेसरी है। अननेसेसरी जो पैसा आपको पब्लिक वेलफेयर में स्पेंड करना चाहिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, आप वहां तो उसको खर्च कर नहीं रहे। आप कहां कर रहे हैं? न्यूक्लियर वेपन्स में, न्यूक्लियर आप कह सकते हैं एटम्स बनाने में उसको लग रहा है, जो पता भी नहीं है इन फ्यूचर आप यूज भी करेंगे या नहीं करेंगे। तो सफिशिएंसी की थ्योरी भी किसके द्वारा दी गई? मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा दिया गया। गोर्बाचोव डिसाइड टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। देखिए, मिखाइल गोर्बाचोव वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर who gave importance to maintain the relation with West countries and democratic countries। यानी मिखाइल गोर्बाचोव से पहले के जो लीडर्स आए, वो जब फॉरेन रिलेशंस बनाते थे तो वो वेस्ट की तरफ देखते भी नहीं थे। वो कहते थे मुझे वेस्ट जाना ही नहीं है, क्यों जाऊं मैं, उसकी आइडियोलॉजी अलग है, क्यों जाऊं मैं, वो मेरा राइवल है, चाहे वो कितना ही डेवलप कर रहा है, कितनी ही तरक्की कर रहा है, कितना ही आगे जा रहा है, लेकिन नहीं, मुझे उसके पास नहीं जाना। मिखाइल गोर्बाचोव ने इस आइडियोलॉजी को चेंज किया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, यदि मुझे मेरा कंट्री का डेवलपमेंट देखना है, मैं चाहता हूं मेरा कंट्री डेवलप्ड हो, तो मुझे वहां से रिलेशंस बनाने पड़ेंगे जो कंट्री बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस कंट्री की बहुत वैल्यूएबल है, जो बहुत स्टेबल है वहां पर। तो वो किसकी तरफ मुड़ते हैं? अपने रिलेशंस किसकी तरफ मेंटेन करते हैं? वेस्ट की तरफ मेंटेन करते हैं, जो क्या होती हैं? डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो आया बच्चों यहां तक समझ में? मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे, 1990 से 1991 तक यूएसएसआर के प्रेसिडेंट रहे। नोबेल प्राइज मिला इनको पीस के एरिया में 1990 में। इन्होंने इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी उनको चेंज किया, वेस्ट कंट्रीज के साथ और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन मेंटेन करा। न्यूक्लियर वेपन से रिगार्डिंग इन्होंने सफिशिएंसी की थ्योरी दी, और इनके जो थॉट्स हैं इनको क्या कहा जाता है? न्यू थिंकिंग। अब देखिए, आप देख रहे होंगे स्लाइड पे
Gorbachev was initiate two important policies. One is perestroika and glasnost. बच्चे इन दोनों वर्डों को तो आप रट लीजिए, 100% इनमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। Gorbachev इंट्रोड्यूस टू पॉलिसी, पेरेस्ट्राइका एंड ग्लासनोस्ट। तो ये तो हमने Gorbachev के बारे में पढ़ा, Gorbachev को देखा कैसे दिखते हैं वो, और इनकी सोच हमें पता चली। मतलब ये बहुत कन्वेंशन लीडर नहीं थे, रूढ़िवादी नहीं थे कि जैसा चलता आ रहा है बस वैसे ही चलते रहो। अगर चेंजेस जरूरी हैं कंट्री के लिए तो वो चेंजेस किसने किए? Gorbachev ने किए। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेस्ट्राइका एंड ग्लासनोस्ट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जब आप डिसइंटीग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ें तो ये दोनों वर्ड आपके दिमाग में रहने ही रहने चाहिए। कौन कौन सा? पेरेस्ट्राइका एंड ग्लासनोस्ट, है ना, ये वर्ड आपको ध्यान करने पड़ेंगे। These are the two policies that are framed by the Mikhail Gorbachev to development the USSR, है ना। ऐसा नहीं कि आप ये माने कि इन्होंने ये पॉलिसीज कोल्ड वॉर को खत्म करने के लिए या यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करने के लिए लाए थे, नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। ये तो इन पॉलिसीज के द्वारा अपनी कंट्री में क्या कर रहे हैं? रिफॉर्म ला रहे हैं, सुधार ला रहे हैं। तो देखिए मतलब देखते हैं पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये दोनों पॉलिसीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। Perestroika denotes the reconstructing and glasnost indicate the openness। मतलब देखिए क्या हुआ, रिकंस्ट्रक्टिंग जो अभी हम पढ़ के आए, यानी जो हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम चला रहा है पहले से, उसको हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसमें हमें चेंजेस लाने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पेरेस्ट्राइका वाज द पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग and reforming the economic and political system of the Soviet Union। यानी आज से पहले जो सोवियत यूनियन अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ग्रोथ की तरफ के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ नहीं जाता था, वेस्टर्न आइडियाज कंट्री की तरफ ज्यादा छोड़िए, वेस्टर्न आइडियाज भी ऑप्ट नहीं करता था। अब ऐसा नहीं होगा, हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है उसमें हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहां से जो हमें आइडिया अच्छा लगेगा, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, हम उसको ऑप्ट करेंगे। द गोल ऑफ न्यू पॉलिसी वाज टू रिस्ट्रक्चर द सोवियत पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आगे समझ में इसका गोल क्या था कि जो सोवियत सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करें और एक डेवलपमेंट की तरह ले जाएं। ग्लासनोस्ट मींस ओपननेस। ओपननेस मतलब अब जो गवर्नमेंट है वो अपने विचारों में, पब्लिक के विचारों में खुलापन लाएगी, और ऑब्वियसली खुलापन लाएंगे तो खुलापन लाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? लिबर्टी। यानी जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट थी वो क्या होगी? लिबरल होगी, पीपल्स को फ्रीडम देगी स्पीच का, डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल को स्टैब्लिश करेगी, फ्री इकोनॉमी लाएगी, फ्री मार्केट लाएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। इंक्रीज ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन दी गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। यानी जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशन अभी तक स्टेट के कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, उनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं बाहर निकाल के कर रहे कि गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, लेकिन उनका जो कंट्रोल है उसको लिमिट किया जाएगा, उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, पीपल्स को बोलने की लिबर्टी दी जाएगी। जो लैक ऑफ आपने देखा था फीचर में, सोवियत यूनियन का फीचर था लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको कम किया जाएगा। जो पीपल्स हैं जो अगर अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या गवर्नमेंट के बारे में कुछ कमियां बता रहे हैं तो ओपननेस दी जाएगी, आप बताइए ताकि हम उनको सुधारें, है ना। हम भी आपसे समय समय पर ये कहते हैं कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमारे एफर्ट्स आपके हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप कमेंट में लिखिए, आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं हमारे स्टूडेंट्स की हर तरह से हेल्प करने की। तो ये सारी पॉलिसीज किसके द्वारा लाई गई थी? मिखाइल गोर्बाचोव। याद क्या रखना है? पेरेस्ट्राइका एंड ग्लासनोस्ट। Perestroika talks about the restructuring the political and economic situations, and Glasnost talks about the openness in the area of the public welfare। यानी पब्लिक्स को लिबर्टी दी जाए, जो एब्सेंस ऑफ फ्रीडम था उसको कम किया जाए, पीपल्स के पास राइट हो कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकें, पीपल्स को उनकी लिबर्टी वापस से लौटाई जाए। तो ये दो पॉलिसीज किसके द्वारा लाई गई थी? मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा, पेरेस्ट्राइका एंड ग्लासनोस्ट। ओके, अब देखिए एंड ऑफ कोल्ड वॉर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हम बार बार बोल चुके। 15 इंडिपेंडेंट नेशंस में डिसइंटीग्रेट हुआ और उसका सबसे बड़ा जो नेशन था रशिया, वो किसको रिप्लेस कर लेता है? यूएसएसआर को। लेकिन कोल्ड वॉर का एंड हो चुका है,
ये किन इंसिडेंट से हमें पता लगता है। तो कोल्ड वॉर का एंड जो हो चुका है उसके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स मैंने लिखे हैं। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट द इंसिडेंट्स विच इंडिकेट्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। आप वो इंसिडेंट्स बताइए जिनको देख के ये लगता है कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया या होने वाला है। तो देखिए, पहला इंसिडेंट, बर्लिन वॉल फॉल डाउन इन 1989। याद आया बर्लिन वॉल? 1961 में निकिता क्रुश्चेव ने इसको फ्रेम किया था ताकि ईस्ट जर्मनी के बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन में ना जा सके। तो 1989 में क्या होता है, इस वॉल को गिरा दिया जाता है। उसके बाद देखिए, डिवाइडेड जर्मनी वाज यूनिफाइड। याद आया? मैप याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया था आपको कि जो जर्मनी था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट अमेरिका के पास, एक ब्रिटेन के पास, एक फ्रांस के पास और एक यूएसएसआर के पास। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो अपने पार्ट को मिला के वेस्ट जर्मनी कहती हैं। तो यूएसएसआर अपने पार्ट को क्या डिक्लेयर कर देता है, ईस्ट जर्मनी। लेकिन जब कोल्ड वॉर खत्म होता है तो इस जर्मनी को वापस यूनिफाइड कर दिया, यानी आज का जो जर्मनी हम देखते हैं वो 1990 का जर्मनी है जो कि यूनिफाइड हो गया था। उसके बाद हम बात करें, द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्स टू द मास डेमोन्स्ट्रेशन। यानी कि जो सोवियत ब्लॉक था, देखिए डिसइंटीग्रेट में के लिए रेस्पॉन्सिबल केवल मिखाइल गोर्बाचोव ही नहीं थे, वहां के जो नेशंस थे, जो 15 नेशंस थे, उनमें भी डेमोक्रेसी, मतलब उनमें एक इच्छा आ गई थी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और वो लोग भी डेमोक्रेसी के डिमांड के लिए वहां पे रिवोल्ट शुरू हो गए थे अलग अलग कंट्रीज में। विड्रॉ सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम दी अफगानिस्तान। याद आया? लियोनार्ड ब्रेजनेव 1979 में वो अफगानिस्तान में इंटरवेंशन करते हैं। उस इंटरवेंशन को वापस बुला लिया जाता है, जो ट्रूप्स है उनको विड्रॉ कर लिया जाता है अफगानिस्तान से। स्टॉप्ड आर्मीज, थ्योरी ऑफ सफिशिएंसी, जो अंधाधुंध लोग हथियार बना रहे थे, देश अंधाधुंध हथियार बना रहे थे, चाहे वो यूज आए या ना आए, तो उनको भी ये समझ में आने लगा कि हम क्यों अपना इतना पैसा इन हथियारों पे बर्बाद कर रहे हैं जो केवल विनाशक ही विनाशक, डिस्ट्रॉय होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ उससे क्रिएटिविटी और हमारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं होगा। तो जब मिखाइल गोर्बाचोव ने सब बातें करी, पब्लिक ने डिस्कस किया, वर्ल्ड अफेयर में ये चीजें आई, तो लोगों ने समझा और उस आर्म रेस को कम किया, यानी सफिशिएंसी की थ्योरी को कहीं ना कहीं उन्होंने ऑप्ट किया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इट इज द मेन रीजन। यही तो बताता है कोल्ड वॉर एंड हो गया और एट लास्ट यूएसएसआर रिप्लेस्ड बाय दी रशिया। यानी यूएसएसआर को किसने रिप्लेस किया? उसका जो सबसे बड़ा कंट्री था उसने टेक ओवर कर लिया, किसको? यूएसएसआर को। एंड बोरिस येल्त्सिन बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। क्लियर? यानी मिखाइल गोर्बाचोव अपनी पावर छोड़ देते हैं और वो अपनी पावर किसको दे देते हैं? बोरिस येल्त्सिन को ट्रांसफर कर देते हैं। यूएसएसआर रशिया में ट्रांसफर हुआ और गोर्बाचोव ने पावर किसको ट्रांसफर करी? बोरिस येल्त्सिन को। एंड बोरिस येल्त्सिन बिकम्स द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया। ओके बच्चों, तो ये आपका था डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। और देखिए, जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, केवल एक सुपर पावर रह गई, और कौन सी? अमेरिका। और वर्ल्ड क्या बन गया आपका? यूनिपोलर। लेकिन बच्चों इसके साथ ही इस चैप्टर में एक टर्मिनोलॉजी और दी है, वो भी हम समझते हैं, दैट इज शॉक थेरेपी। क्योंकि हमें सिलेबस का कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो सीयूटी का रिजल्ट आता है बच्चों, उसमें 1, 2, 3, 4, आजकल तो हर कॉम्पिटिशन एग्जाम का ये हो रहा है कि बच्चे जो अंदर या बाहर हो रहे हैं उनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता 10 और 20 नंबर का, उनमें बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, और वो माइन्यूट से डिफरेंस केवल हमारी लापरवाही के कारण हो जाते हैं, है ना, कि ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, पता चला 2 क्वेश्चन उसी टॉपिक में से आ गए, तो बाकी जो हमने 98 टॉपिक्स पढ़े उस मेहनत पर भी पानी फिर जाता है ना। तो हमें ऐसी कोई लापरवाही नहीं करनी। तो देखिए, ये एक टॉपिक दिया हुआ है आपका शॉक थेरेपी। What is the meaning of shock therapy and what is the importance of shock therapy in disintegration of USSR? तो देखिए यहाँ पर समझिए, शॉक थेरेपी है क्या, इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए और एप्रोप्रिएट वर्ड्स में। अगर हम शॉक थेरेपी की बात करें तो ये जो शॉक थेरेपी है, इट इज गिवन बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका काम था इकोनॉमिक हेल्प करना कंट्रीज की। लेकिन बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये अंडर द यूएसए स्टैब्लिश हुई थी। तो यूएसए क्या करता है, कंट्रीज को जब हेल्प देने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि मैं कैपिटलिज्म को फॉलो करवा दूं उसको। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या हो गया? सडन एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन अ कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसी कैन ट्रांसफर अ स्टेट रन इकोनॉमी इनटू अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। मैंने बहुत आसान शब्दों में शॉक थेरेपी समझाने की कोशिश करी है। शॉक थेरेपी का मतलब क्या है
कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी स्टेट कंट्रोल्ड है, सीधा सीधा कम्युनिज्म वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी मींस कम्युनिज्म, तो उसको किस में कन्वर्ट कर दें, फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब याद करिए फ्री मार्केट इकोनॉमी किसका फीचर था, कैपिटलिज्म का। जहां हम कम्युनिज्म लिख दें और यहां हम कैपिटलिज्म लिख दें तो कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही लिख देते तो जो वर्ल्ड बैंक है, जो आपकी जो हेल्प कर रही है, उनको क्रिटिसाइज किया जाता। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या हो गया कि शॉक थेरेपी मतलब फटाफट से सडन चेंजेस, मतलब उसकी इकोनॉमी में ऐसा चेंज किया जाए कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी किसमें कन्वर्ट हो जाए, फ्री मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ शॉक थेरेपी, देखिए बच्चों, इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिज्म अ ट्रांजेक्शन इन रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप which was attracted by the World Bank and IMF, International Monetary Fund, ठीक है, came into the picture as shock therapy। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, name the two organization who established the policy of shock therapy। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने शॉक थेरेपी को इंप्लीमेंट किया और यूज किया? देन आंसर इज वर्ल्ड बैंक एंड IMF। IMF फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मोटिव क्या था? स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। हाँ, या आसान भाषा में कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म में कन्वर्ट करना। फीचर्स ऑफ द शॉक थेरेपी, फीचर्स क्या थे शॉक थेरेपी के? देखिए, टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो जो मैंने भी आपको मीनिंग में बताया, यानी कोई भी कंट्री हेल्प लेने गया वर्ल्ड बैंक से, IMF से, तो उसने कहा बिल्कुल आपको हेल्प चाहिए, हम बिल्कुल हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी इकोनॉमी को किस में शिफ्ट करेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में शिफ्ट करेंगे। द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ शॉक थेरेपी इज लीड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप। अब देखिए क्या कह रहा है यहां पर। कम्युनिज्म में आपने क्या पढ़ा था? मेरा फर्स्ट वीडियो याद करिए, और मैंने आपको बार बार वहां इंडिकेट किया था, अगर आपको आगे के चैप्टर समझने हैं तो आपके दिमाग में कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 4 यूनिट तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म पे ही बेस्ड है। तो यहां पर क्या किया गया कि शॉक थेरेपी का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था कि इसने प्राइवेटाइजेशन को, आप कह सकते हैं, एनफोर्स किया। यानी स्टेट कंट्रोल्ड नहीं, आप हर चीज को प्राइवेटाइजेशन करिए, प्राइवेट करिए, ताकि लोगों में मेरिट्स डेवलप हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो। और कॉर्पोरेट ऑनरशिप पैटर्न, स्टेट ऑनरशिप नहीं, कॉर्पोरेट ऑनरशिप लाइए, पीपल्स की ऑनरशिप लाइए, जिससे आपका प्राइवेटाइजेशन बढ़े और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहां पर डेवलप हो। प्राइवेट फर्म्स एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर रिप्लेस कलेक्टिव फर्म्स, यानी जो आपकी स्टेट कंट्रोल फर्म्स थी उसको प्राइवेट फर्म्स में बदलिए और कलेक्टिव फर्म्स में बदलिए, है ना। आपने बुक में पढ़ा होगा कि जब ऐसा आया, शॉक थेरेपी आया, USSR का डिसइंटीग्रेट हुआ, तो रशिया की नंबर ऑफ कंट्रीज जो स्टेट कंट्रोल थी वो प्राइवेट ऑनरशिप को देनी पड़ी। अब प्राइवेट ऑनरशिप को देनी पड़ी तो उन्होंने उस कंपनी को सेल किया, तो इसको कहा जाता है बिगेस्ट गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री। यानी रशिया ने इतनी फैक्ट्रीज को सेल किया कि वो एक तरह से ये लगा कि क्या ये कूड़ा बेच रहा है, जो बेचे जा रहा है बेचे जा रहा है, तो उसको क्या कहा गया? गार्बेज सेल इन द हिस्ट्री। फॉरेन अ कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड, स्टेट कंट्रोल्ड ट्रेड नहीं, स्टेट नहीं तय करेगा, जो व्यक्ति बना रहा है, जिसकी कंपनी है, और वो फ्री ट्रेड करेगा। और फ्री ट्रेड मतलब पहले देखिए जो रशिया था, जो USSR था, वो अपना ट्रेड ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ही करता था। और USSR के देखिए थोड़े से, आप देखिए अगर आप अमेरिका के मित्र देखें तो सारे रिचर, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब बहुत अच्छे पैसे वाले, और USSR के अगर आप मित्र देखें तो बेचारे बहुत कम पैसे वाले। तो फर्क पड़ गया ना, एक के पास बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी, उसके फ्रेंड्स बहुत स्ट्रांगली इकोनॉमिकली है, यहाँ पर कम है, तो वो क्या करेगा? अपने आप में चेंजेस तो लाएगा ही लाएगा। तो USSR ने अपनी जो इकोनॉमी थी उसको स्विच कर दिया फ्री ट्रेड में, यानी अब रशिया फ्री है, वो चाहे ईस्ट के साथ ट्रेड करे, चाहे वेस्ट के साथ करे, चाहे नॉर्थ के साथ करे, चाहे साउथ के साथ करे, है ना। कोई आइडियोलॉजी से, कोई उससे वो बायस्ड नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो ये था कि नहीं हम अमेरिका से हेल्प नहीं लेंगे, हम उससे हेल्प नहीं लेंगे, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसको भी उसने अप्रूव किया। और ये सारे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? वर्ल्ड बैंक और IMF। तो शॉक थेरेपी का मतलब समझ में आया? शॉक थेरेपी क्या है? बेसिकली एक इकोनॉमिक पॉलिसी है। इकोनॉमिक पॉलिसी में वर्ल्ड बैंक और IMF ने कंट्रीज को हेल्प दी, लेकिन हेल्प के लिए कंडीशन क्या लगाई कि आप अपने इकोनॉमिक सिस्टम को किस में स्विच कर लेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में स्विच कर लेंगे, है ना। आपका जो भी सिस्टम रहा, उन्होंने पर्टिकुलर नहीं कहा कि हम कम्युनिज्म को ही स्विच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका जो भी सिस्टम रहा है उसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लेंगे।
फ्री ट्रेड को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप प्रोटेक्ट करेंगे। और ये सारी पॉलिसीज किसके द्वारा ऑप्ट की गई? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ स्टैब्लिश किए गए थे, बेसिकली अगर आप देखें तो उनको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने में यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था, है ना। इंपॉर्टेंट ने बहुत मतलब यूएसए ने बहुत सोच समझकर इसको करा। और आप कहें कि यूएसएसआर की सिचुएशंस भी ऐसी थी कि वो इस तरह से नहीं था कि वो कैसे स्ट्रगल करे, तो उसने धीरे धीरे रिफॉर्म्स करा। गोर्बाचॉव, उन्होंने भी रिफॉर्म्स में यही बात करी कि हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करनी है, पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज करनी है, पीपल्स को ओपननेस देना है। इन सब के कारण क्या हुआ? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, बाइपोलरिटी का एंड हो गया, वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, कोल्ड वॉर का एंड हो गया। यानी चार बातें सेम कहती हैं, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ बाइपोलरिटी, वर्ल्ड बिकम्स द यूनिपोलर एंड यूएसए बिकम्स द सुपर पावर, है ना। इन चारों का मतलब यही है। डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक सुपर पावर खत्म हो गई, यानी बाइपोलरिटी का एंड हो गया। एक सुपर पावर खत्म हो गई तो एक ही सुपर पावर बची, यानी वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। और वर्ल्ड पर एक नया कंट्री निकल कर आया जिसको क्या कहा गया? रशिया। और इसके साथ 14 कंट्रीज, और मैंने आपको मैप दिखा रखा है। लास्ट टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, जब यूएसएसआर रिप्लेस हो गया रशिया से तो इंडिया का आउटलुक क्या था? इंडिया ने क्या किया? क्या उसी यूएसएसआर के साथ जैसी दोस्ती थी उसको रखा, या रशिया के साथ उसके रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट रहे, किस तरह से? तो हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है इंडिया एंड रशिया। यानी जब रशिया फ्रेम हुआ तो इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आए? तो देखिए, कोई बहुत मेजर चेंजेस तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नहीं आया, क्योंकि यूएसएसआर सदा से इंडिया का फ्रेंड रहा है। और जब यूएसएसआर को रिप्लेस किया रशिया ने, तो इंडिया ने रशिया के साथ भी वही फ्रेंड रिलेशन मेंटेन करे जो यूएसएसआर के साथ थे। और हमें बताते हुए खुशी है कि आज भी इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड हमारा हमेशा साथ खड़ा रहता है, ठीक है। इंडिया मेंटेन्स गुड रिलेशंस विद रशिया। इंडिया ने जिस तरह की गुड रिलेशंस यूएसएसआर के साथ हमारे थे उसी तरह के, लेकिन बच्चों इसका मतलब आप ये मत निकाल लेना हमारे अमेरिका के साथ रिलेशन खराब। अमेरिका के साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन रशिया हमारा फॉरएवर फ्रेंड माना जाता है। इंडो रशिया रिलेशंस आर हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। मैंने बताया आपको, आज की नहीं है, या 1991 से रशिया से रिलेशन नहीं बने। यूएसएसआर से जब से हमारे रिलेशन है वो ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट के रहे हैं। बोथ शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी जब यूएसएसआर जब तक तो बाइपोलर वर्ल्ड ठीक था, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, रशिया बना, तो दोनों कंट्री रशिया और इंडिया क्या चाह रहे थे कि वर्ल्ड कैसा हो जाए? मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी ऐसा नहीं हो कि जो पावर है वो केवल एक जगह ही हो, और भी जगह पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रशिया ऑलवेज प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प टू इंडिया। अभी आपने S-400 प्लेन्स का नाम सुना हो, तो हमने किससे ले रहे हैं? रशिया से ले रहे हैं। तो रशिया ने हमेशा इंडिया की फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प किया। जब जब हम अलग अलग वॉर्स में फंसे हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रशिया इंडिया की हेल्प करता ही करता है। रशिया ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज लाइक कश्मीर एंड वॉर ऑफ 1971। कश्मीर इश्यूज पे जब पूरा वर्ल्ड क्रिटिसाइज कर रहा था या कुछ सुपर पावर्स हमारे साथ नहीं थी, उस वक्त भी रशिया ने हमेशा कश्मीर को किसका पार्ट बताया? पीओके को किसका पार्ट बताया है? इंडिया का पार्ट बताया है। 1971 में बांग्लादेश को लेकर जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई, उस वक्त भी हमारा साथ किसने दिया था? रशिया ने, है ना। तो इंडिया और रशिया के रिलेशंस की एक चैप्टर और है आपका, उसमें और हम डीप में पढ़ेंगे इंडिया और रशिया के रिलेशंस के, लेकिन इस चैप्टर में जितना दिया हुआ था मैंने सोचा आपको यहीं पर ये तो बता दिया जाए। तो इंडिया और रशिया रिलेशंस की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द हिस्ट्री टू द करंट, Russia is a good friend of the India. Russia always supports the India on national and international issues, and India also too. Unit 2 is completed. ठीक है, आपकी यूनिट 2 किसकी बात करती है? एंड ऑफ बाइपोलरिटी की बात करती है, सेकेंड वर्ल्ड के कोलैप्स की बात करती है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर की बात करती है, सोवियत यूनियन के सिस्टम के फीचर्स बताती हैं, मिखाइल गोर्बाचोव के लिए बताया उन्होंने, पेरोस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट बिल्कुल आपको याद रखना है, शॉक थेरेपी याद रखना है, शॉक थेरेपी के फीचर्स आपको याद रखने हैं, और व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आप अपने सिलेबस में चेक करिएगा, हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। थर्ड यूनिट इज रिलेटेड टू द यूएसए हेजेमनी, यानी जब बाइपोलरिटी खत्म हो गई
तो अमेरिका कैसे सुपर पावर बना और अमेरिका ने वर्ल्ड को कैसे कैसे अपनी सुपर पावर दिखाई, वो मैं समय समय पर कहती रहती हूँ। पॉलिटिकल साइंस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कुछ याद नहीं करना, केवल कहानियां सुननी है। कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, क्यों कोल्ड वॉर आया, क्यों कोल्ड वॉर खत्म हो गया, कैसे वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर बना, और आगे की कहानी कैसे वर्ल्ड यूनिपोलर बन के अमेरिका अपनी हेजेमोनी, अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी ऑटोमैनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। क्या कर पाता है, क्या चैलेंजेस आती हैं, और इंडिया उस हेजेमोनी में क्या करता है, ये हमें पढ़ना है थर्ड यूनिट में। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 यूनिट कंप्लीट। फिर वही बात, बने रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए अपने प्री बोर्ड, बोर्ड और CUT एग्जाम पॉलिटिकल साइंस। कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, हमारा एफर्ट्स आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल कमेंट करिए और डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। USA हेजेमनी, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम। हैव ए गुड डे।